प्रियंका गांधी का मैच्योर डिसीजन इसीलिए है, एक परिवर्तन बहुत जरूरी था ताकि बीजेपी को पूरी तरह वॉक ओवर न दिया जाए। कांग्रेस में एक अभियान ये भी चल रहा है कि इसका क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जाए। हालांकि अब तक तो पूरा मैसेज देश भर में जा चुका है कि ये डिसीजन पूरी तरह प्रियंका गांधी ने बहुत सोच विचार के लिया है। हिंदुत्व के एक तरीके से कर्नाटक में नए ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, जिन्हें मंदिरों में जाने में, जहां संतों के पास जाने में और विधानसभा के अंदर नमस्ते सदा वत्सले गाने में भी कोई ऐतराज नहीं है। तो डीके शिव कुमार आ गए हैं मैदान में, तो बीजेपी को कड़ी फाइट मिलेगी। नमस्कार श्री प्रशांत कुमार सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका, और जो लोग आपको देख रहे हैं इस कार्यक्रम में उन सभी का भी मैं स्वागत कर रहा हूं। कर्नाटक आपकी बड़ी नजर रही है। वो दो प्रमुख चेहरे, जिनमें से एक सिद्धारमैया साहब जो 2013 में मुख्यमंत्री रह चुके थे, और दूसरे डीके शिव कुमार जो उस समय अध्यक्ष थे कर्नाटक में कांग्रेस के, और माना जाता है कि उन्होंने अपने सारे संसाधन झोंक दिए कि कांग्रेस वापस सरकार में आए। लेकिन जब नतीजे आए उसके बाद बड़ा मंथन हुआ, दिल्ली में जाके फैसला हुआ। फैसला ये हुआ कि सिद्धारमैया बनेंगे मुख्यमंत्री, और ये अनऑफिशियली बात आई सर कि 2.5 साल का एक एग्रीमेंट सा हुआ। लेकिन सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे, पिछले साल से डीकेएस लगे हुए थे। अब फाइनली ये जो गले मिले हैं, क्योंकि अब सिद्धारमैया ने खुद ऐलान कर दिया है, पैर छुए डीके शिव कुमार ने, कि तमाम तरह की कहानी आ रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो कर्नाटक से ही आते हैं, उनकी बात आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो सांसद हैं केरल से, लेकिन डीकेएस इनके मैन माने जाते हैं, मतलब इनके खास सिपाही हैं। मई 2023 में जब बहुमत मिला कर्नाटक में कांग्रेस को, कांग्रेस ने जब सीट जीती 224 में से 135, उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की पहली पसंद थे सिद्धारमैया। और उसकी एक वजह भी थी, क्योंकि अहिंदा का रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं, दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके सबसे बड़े नेता बताए जाते हैं सिद्धारमैया साहब। लेकिन उस समय ये जो दावा किया गया कि 2.5 साल का एक गुप्त समझौता हुआ है, कुर्सी की रस्साकशी उस समय बताई गई। सिद्धारमैया पक्ष मना करता रहा कि कोई इस तरह का समझौता नहीं हुआ है, लेकिन डीके शिव कुमार और उनके समर्थक लगातार कहते रहे कि इस तरह का समझौता हुआ है। तब डीके शिव कुमार ने अपने समर्थकों से कहा था कि मुझे पता है कि मेरा टाइम कब आएगा, और उन्होंने ये कहा था कि 2028 में जब मैं दोबारा सरकार बनवाऊंगा तब मेरा समय आएगा। इस बीच में लगातार उनकी मुलाकातें अलग अलग जगह, अलग अलग ऐसे नेताओं से हो रही थी कि कांग्रेस के बीच में खलबली हो जाती थी। कभी वो जग्गी वासुदेव साहब जो महान संत हैं, उनके कार्यक्रम में गए तो वहां पर उनकी मुलाकात होती है। गृह मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह साहब से प्रधानमंत्री के साथ वो डायस शेयर करते हैं, और विधानसभा के अंदर वो नमस्ते सदा वत्सले गाते हैं, जो कि आरएसएस का थीम सॉन्ग है। तो लगातार हलचल होती रही, और इन सब के बीच में ये सवाल भी होता रहा कि क्या कुर्सी छोड़ेंगे सिद्धारमैया, क्योंकि सिद्धारमैया के पीछे, जैसे हमने बताया कि अहिंदा कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो वो कुरुबा समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी बताई जाती है लगभग 7%, लेकिन जब वो अहिंदा के नेता बन जाते हैं, जिसमें पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो वो आबादी करीब करीब 60% पहुंच जाती है। वहीं डीकेएस भी वोक्कालिका समुदाय के बड़े नेता है, जिसकी आबादी 12 से 15% बताई जाती है। जब राहुल के दरबार में उनकी एंट्री नहीं हुई तो उन्होंने प्रियंका गांधी को पकड़ा, और हमने लगातार देखा कि हिमाचल प्रदेश में जब क्राइसिस हुआ तो क्राइसिस को सुलझाने के लिए डीके शिव कुमार को याद किया जाता था, या फिर असम में जिस तरह से प्रचार कर रही थी प्रियंका गांधी, और वो तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई हैं, आप ये भी देख सकते हैं। तो डीके शिव कुमार लगातार साए की तरह प्रियंका गांधी के साथ कई जगह पर मौजूद थे। इतना तय था कि प्रियंका गांधी अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालार को निराश नहीं होने देंगी, और इस बार उनका नंबर आएगा। 2.5 साल में तो नहीं, लेकिन आखिरी के 23 महीने वो रहेंगे। सर, आप कैसे देख रहे हैं प्रियंका गांधी के रोल को, कैसे देख रहे हैं कर्नाटक में आगे क्या होने जा रहा है, देश की राजनीति में क्या होने जा रहा है, बताइए सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डिसीजन प्रियंका गांधी ने लिया है, बहुत मैच्योर डिसीजन इसे कहा जाएगा। मैं कुछ तथ्यों का आधार बनाकर बताना चाहूंगा कि 2023 में जो चुनाव हुआ, ये डीके शिव कुमार वोक्कालिका कम्युनिटी से हैं, आपने बताया। इनका संख्या बहुत, लिंगायत के बाद सेकंड लार्जेस्ट कास्ट है वहां के। तो लिंगायत 15-16% के आसपास हैं, तो ये भी 13-14% के आसपास हैं।
तो ये बहुत बड़ी आबादी वाले हैं। पूरे कर्नाटका में लोग मानते हैं कि हाँ नेता हैं, कि कांग्रेस के लिए इन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है, जेल भी गए हैं, लेकिन कांग्रेस कभी छोड़े नहीं। और इनके अभियानों का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी के बासवराज बोम्मई जो मुख्यमंत्री थे, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उनके खिलाफ माहौल बनाकर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत दिलाई। 135 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई थी और लगभग 43% वोट आए थे। भाजपा को 66 सीटें मात्र आई और 36% वोट भी आए। प्रियंका गांधी का मैच्योर डिसीजन इसीलिए है कि प्रियंका गांधी नहीं चाहती थी कि जो 2028 में चुनाव होने वाला है, 2 साल से भी अब कम रह गए, तो उसमें बीजेपी को सीधे सीधे वॉकओवर दिया जाए। कि बहुत सोच विचार के बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कांग्रेस नेतृत्व ने। अन्यथा अगर कंटिन्यू किया जाता तो एंटी इनकम्बेंसी थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे, तुष्टीकरण के आरोप थे, बहुत सारी चीजें थी। एक परिवर्तन बहुत जरूरी था ताकि बीजेपी को पूरी तरह वॉकओवर न दिया जाए, लड़ा जाए और लड़ाई भी ऐसी हो कि जीतने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो बड़े इमेज कॉन्शियस हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रैक्टिकल फैसले लेती हैं। वो देखते हैं कि आने वाली चुनौती क्या है, इमेज को बाद में सुधारा जा सकता है, जब सरकार होगी, सत्ता होगी, संसाधन होंगे, तभी आप अपने पार्टी को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, सरकार चलाएंगे। तो हर जगह जैसे वो डीकेएस को यूज कर रही थी, तो उनको लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में दो तरह के फैसले करने वाले हैं? एक स्ट्रेट सीधा फैसला करते हैं, एक ट्रेडिशनल तरीके से डर डर के फैसले लेते हैं। राहुल गांधी के बारे में जो आपने कहा कि अपना इमेज कॉन्शियस है, इमेज कॉन्शियस नहीं है। देखिए वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे एक बार लालू जी के बारे में जो एक अध्यादेश था, उसका प्रति उन्होंने फाड़ दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और एक अध्यादेश लाया जा रहा था। मैं भी लोग बताते हैं कि इमेज का ही मामला था, क्योंकि लालू से रिलेशन तो बहुत अच्छे थे, इमेज का ही मामला था, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था और 2013-12 की ये बात है और अगले साल ही चुनाव में जाना था, इसलिए इमेज की वजह से ही लालू से आज भी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। जी सही बात है, लेकिन वहां तो उनको इमेज याद आया, लेकिन बाद के दिनों में उनका इमेज भूल गए, क्योंकि कई जगह लालू जी के साथ शेयर किए, मंच शेयर किए, मटन बनाने में उनका फोटो साथ में आया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में, तो प्रियंका गांधी कोई भी बात करती हैं तो प्रासंगिक, वो मुद्दा भी उठाती हैं तो जो लोगों को पसंद आता है, जो बेरोजगारी की बात है या महंगाई की बात है या और भी जो है पब्लिक रिलेटेड बात है। तो और राहुल गांधी का आप देख लीजिए, वो हमेशा एसआईआर को मुद्दा बनाएंगे, चुनाव आयोग को मुद्दा बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को मुद्दा बनाएंगे या इसी तरह की चीजें करेंगे। कांग्रेस में एक अभियान ये भी चल रहा है कि इसका क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जाए। हालांकि अब तक तो पूरा मैसेज देश भर में जा चुका है कि ये डिसीजन पूरी तरह प्रियंका गांधी ने बहुत सोच विचार के लिया है। तो सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई बहन है, एक ही फैमिली से आते हैं, बड़ी एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाती है, पोस्चर भी राहुल गांधी इस तरह का देते हैं जैसे कि बहुत ही क्लोज है, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर ये क्रेडिट की लड़ाई कैसे? अगर प्रियंका गांधी अच्छा डिसीजन ले सकती हैं, क्योंकि बीजेपी में हम देखते हैं कि फेस भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लेकिन चाणक्य कहा जाता है अमित शाह साहब को, वहां पर किसी तरह की दिक्कत नहीं है। शुरुआत से 2014 से ही लोग कहते हैं कि 2 लोग सरकार चलाते हैं, यहाँ भी 2 लोग हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट मोड में जा चुकी हैं। तो फिर ये क्रेडिट की जंग क्यों? देखिए एम्बिशन तो होता ही है, एम्बिशन हर व्यक्ति को होता है कि यदि मौका मिले तो वो क्यों नहीं। जैसे प्रमोद कृष्णन हुआ करते थे इसमें कांग्रेस में, तो हमेशा प्रियंका गांधी की तारीफें किया करते थे। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा ही है, उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी जी कभी भी ये कबूल नहीं करेंगी कि अदर देन राहुल गांधी कोई पीएम कैंडिडेट बने कांग्रेस के तरफ से। ठीक है, पर्दे के पीछे से या पर्दे के आगे से मैनेजमेंट का काम जिस तरह से अमित शाह कर रहे हैं, उस तरह से प्रियंका गांधी करती रहेंगी। आपने जो चर्चा की नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की, तो आप देखिए कि मैनेजमेंट का पूरी तरह 100% काम अमित शाह जी के जिम्मे है। तो यहाँ लेकिन वैसी स्थिति नहीं है, मैनेजमेंट में भी उनको आंशिक रूप से काम मिला है। इसी तरह जो डिसीजन हमने देखा कि अमेठी एक क्रूशियल सीट थी, आखिरी वक्त तक प्रियंका गांधी ने सस्पेंस बना के रखा,
किशोरी लाल शर्मा को, केएल शर्मा को वो लेकर आए स्मृति ईरानी के सामने, और वहां से वो गेम बदल गया। तो इसका क्रेडिट भी दिया जाता है कि प्रियंका गांधी को है। इसके बाद लोग ये कहते हैं कि 2 सीटों से राहुल गांधी जीते थे, केरल से, वायनाड से जीते थे, इसके अलावा रायबरेली से जीते थे, जो सोनिया गांधी ने उनके लिए सीट छोड़ी। तो कई लोगों का यह मानना था कि अगर रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी के लिए राहुल गांधी छोड़ते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि केरल की पॉलिटिक्स जो है, जिस मिजाज की, जिस मूड की राहुल गांधी पॉलिटिक्स करते हैं, उनको ज्यादा सूट करती, और यूपी की पॉलिटिक्स प्रियंका गांधी को सूट करती। और प्रियंका गांधी आती तो शायद भविष्य में कांग्रेस के एक रिवाइवल का चांस नॉर्थ इंडिया में फायदा मिल सकता था, जहां एक के बाद 1-2 साल के अंतराल में विधानसभा चुनाव होते ही रहते हैं। और अब तो लगभग 27 का जैसे ही चुनाव खत्म होगा यूपी का, लोकसभा चुनाव की भी उल्टी गिनती लोग गिनने लगेंगे। एक कहानी पढ़ी थी कि एक किसान के 2 बेटे थे, एक को लिखने पढ़ने के काम में लगाया गया था, एक को खेती बाड़ी के काम में लगाया गया था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों को काम बदल दिए गए, तो दोनों ने काम को नुकसान कर दिया। प्रियंका गांधी को यूपी में और राहुल गांधी को वायनाड में रखा जाता, केरल में रखा जाता, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते कांग्रेस के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी हिंदी लैंड के लिए, जो हिंदी प्रदेश हैं, उत्तर भारत के जो प्रदेश हैं, वहां वो ज्यादा सार्थक नजर आती हैं। तो ये चीजें अगर राहुल गांधी खुद समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या ये एक रिस्क भी है, क्योंकि बीजेपी ने लगातार, उनके कई प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था, अहिंदा की बात करने लगे, पिछड़ा की बात करने लगे, कि अब जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें से कोई भी कांग्रेस का नेता पिछड़ा नहीं है। शायद यही एक हिचक थी राहुल गांधी के मन में, ऐसा लोग बताते हैं। तो एक कर्नाटक में, क्योंकि 28 में चुनाव होने हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तो डीकेएस के साथ एक जोखिम है, या डीकेएस ऐसे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं जो 28 में बहुत ही कंफर्टेबली जिता लाएं। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है, बैकफायर भी कर सकता है कांग्रेस के लिए। आप कैसे देख रहे हैं ये? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो अहिंदा है, वो मैंने पहले भी बता दिया कि आज के डेट में कर्नाटका में वैसी स्थिति नहीं है कि अहिंदा के पक्ष में बहुत बड़ा लहर है। डीके शिव कुमार दमदार पर्सनालिटी हैं। डीके शिव कुमार के बारे में आपने बताया भी कि सदगुरु जी के कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने आरएसएस का थीम सॉन्ग भी विधानसभा में गाया। और इसके अलावा एक और चीज याद दिला दूं, वो प्रयागराज गए थे, संगम स्नान, कुंभ स्नान उन्होंने किया था। उन्होंने एक तरह से दिखाया है कि वो हिंदुत्व से दूरी नहीं बनाना चाहते हैं, एक मैसेजिंग उन्होंने दिया है। तो एक इस चीज को हम तो उल्टा कहेंगे, हम कहेंगे कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि डीके शिव कुमार निश्चित रूप से वहां एक कड़ा फाइट देने जा रहे हैं, जो सीतारमैया उस स्थिति में नहीं थे। कड़े मुकाबले की स्थिति बन रही है, और ये भी इसलिए बन रही है कि डीके शिव कुमार आ गए हैं मैदान में, तो बीजेपी को कड़ी फाइट मिलेगी। और ये, जैसा आपने हिंदुत्व वाले मुद्दे पर कहा, ये भी कामाख्या मंदिर के अंदर की तस्वीर है, जहां प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रहे हैं डीके शिव कुमार। तो मां कामाख्या का आशीर्वाद, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनको मिल ही गया है, क्योंकि इसी फैसले का इंतजार था, और हाँ ना बहुत दिन से चल रहा था। वो प्रियंका गांधी के साथ माता के दरबार में जाने का उनको फायदा मिला। और ये आपने बहुत ही नया एंगल बताया है, जिसकी तरफ बहुत ही कम लोग गौर कर रहे हैं, कि हिंदुत्व के एक तरीके से कर्नाटक में नए ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, जिन्हें मंदिरों में जाने में, जहां संतों के पास जाने में, और विधानसभा के अंदर नमस्ते सदा वत्सले गाने में भी कोई ऐतराज नहीं है। सर, आपने इतने विस्तार से इस मुद्दे को समझाया और अंदर की बात बताई, बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आपने इतना वक्त दिया, इतने विस्तार से बात बताई। और शुक्रिया सभी देखने वालों का भी। सभी को नमस्कार।